हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई कैंपस में। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो इसे शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कोई भी देश, कोई भी कंट्री, उसके सामने जो है सो एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय समस्याएँ। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य मतलब ह्यूमंस की आवश्यकताएं जो है सो अनंत होती है, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने वाली संसाधन जो है सो वो लिमिटेड होती है। मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और इन लिमिटेड रिसोर्सेस से किसी भी ह्यूमन की वांट्स को पूरा करना बहुत बड़ी एक समस्या है। और इस समस्या को पूरा करने के लिए हमें जो है सो चुनाव से गुजरना पड़ता है। मतलब कौन सी चीज़ों को हम पहले पूरा करेंगे और कौन सी चीज़ों को हम बाद के लिए छोड़ देंगे। मतलब कौन सा चीज़ हमारे लिए जो है सो ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा चीज़ हमारे लिए कम ज़रूरी है। और इन्हीं समस्याओं को कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं। लिखा हुआ है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं तथा साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए, यह एक बड़ी समस्या है। अतः अर्थव्यवस्था को चुनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। मानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। अब राम के पास 10,000 है और वो जो है सो स्टूडेंट वो दिल्ली में जो है सो रहता है। तो उसके सामने जो है एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो 10,000 से क्या कर सकता है, क्या क्या करे। क्योंकि उसके पास, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है सो लिमिटेड है। मतलब कि उसके पास जो 10,000 है वो एक ही बार 10,000 है। तो यहाँ पर उसके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि वो 10,000 से वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वो जो है सो चुनाव की समस्या से गुजरता है और उसके बाद जो है सो वो क्या करता है, वो चुनाव करता है कि कौन उसके लिए जो है सो ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ उसके लिए कम ज़रूरी है। और उसके आधार पर वो जो है सो क्या करता है, पैसे को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से एक कंट्री भी जो है सो चुनाव की समस्या से गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है प्रोफेसर सैमुएल्सन ने क्या किया, इसको जो है सो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को 3 भाग में जो है सो बांट दिया। पहली समस्या है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा है उत्पादन कैसे करें, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पहले में हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी देश की सरकार हो, उसके सामने ये सबसे पहली समस्या उत्पन्न होती है कि वो जो है सो किस वस्तु का जो है सो उत्पादन करे। उसको ये निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, वो किस चीज़ का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे। क्योंकि अगर वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किसी एक ही वस्तु का उत्पादन करने में पूरा का पूरा खर्च कर देगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है सो सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर वो जो है सो संयम से काम लेता है और जो है सो एक निर्णय लेता है कि उसे जो है सो कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जितने भी संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और जो है सो आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या धीमा हो जाएगी। लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होने के कारण यह निर्णय लेना होता है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, क्योंकि वस्तुओं की अधिक उत्पादन संसाधनों को बर्बाद करता है तथा कम उत्पादन आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अधिक उत्पादन कर देंगे वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हम लोग कम उत्पादन कर देंगे तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था में मांग हो। मतलब हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी को अप्लाई करना है। मतलब जिसका ज़्यादा डिमांड हो उसको ही हम लोग जो है सो प्रोडक्शन करना चाहिए।
और उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जितनी अर्थव्यवस्था में मांग हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्पादन कैसे करें, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले वाले मेथड को कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक और दूसरे वाले मेथड को कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक जहाँ पर जो है सो लेबर्स को ज़्यादा लगाएंगे, मशीनों को कम लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे, वो कहलाएगा हमारा क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा है हमारा पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक किसको कहेंगे, पूंजी प्रधान तकनीक उसको कहते हैं जहाँ पर हम लोग मशीन का उपयोग ज़्यादा करेंगे और ह्यूमंस का उपयोग, मतलब मज़दूरों का उपयोग हम लोग कम करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अब हमारे पास एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी देश को करना क्या चाहिए, उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, टेक्निकल रूप से अगर बात की जाए तो कोई भी कंट्री के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से उत्पादन करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो है सो समय कम लगता है और संसाधन, और उन्हीं संसाधन से हम लोग जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत या चाइना जैसे कंट्री की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है यहाँ का पॉपुलेशन। तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस कंट्री के लिए एक मजबूरी बन जाती है कि उसे जो है सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है और प्रोडक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन हम लोग किसके लिए करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इकॉनमी में, जैसे कि इंडियन इकॉनमी, हर इकॉनमी में जो है सो एक वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा धनवान होता है तो कोई बहुत ज़्यादा कम, कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब। इसलिए यहाँ पर जो है सो हमें संसाधनों का वितरण कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको जो है सो हम लोग किस प्रकार जो है सो इन सभी के बीच में बांटेंगे। तो इसके समाधान हम लोग इस प्रकार समझते हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कार्य की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये मतलब क्या हुआ इसका मतलब बस इतना है कि जो व्यक्ति किसी भी इकॉनमी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता है, मतलब कि वो जो ज़्यादा कमाता है उसको जो है सो प्रोडक्शन में, उसको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त होना चाहिए और जो कम कमाता है उसको कम प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। अभी मैंने बात की थी, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसको संतुष्ट करने के लिए अधिकतर साधन सीमित होती हैं। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि कितने साधनों का प्रयोग उद्योग के विकास के लिए किया जाए और कितने साधनों का प्रयोग कृषि विकास के लिए किया जाए। और इसी साधनों के चुनाव संबंधी इसी समस्या को हम लोग कहते हैं आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब बस इतना है कि हम जानते हैं कि हम कोई भी ह्यूमन की जो है सो वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। इसलिए इकॉनमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो जो है सो कितना प्रोडक्शन, वो जो है सो कितना रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज़ में लगाएं और कितना रिसोर्सेज को वो एग्रीकल्चर में लगाएं। और इस समस्या को ही हम लोग कहते हैं आर्थिक समस्या कहते हैं। अब देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के बेसिकली 3 कारण माने जाते हैं। पहला है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है सीमित संसाधन और तीसरा है हमारा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक क्रिया, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना हो, उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। मतलब वैसा काम जिससे अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करे लेकिन अगर उससे उसको धन की प्राप्ति हो रही है तो वो उसके लिए कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जो है सो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उनसे पैसे मुझे मिलते हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई व्यक्ति बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है लेकिन उनसे पैसा नहीं ले रहा है, वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैर आर्थिक क्रिया, मतलब अनइकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य धार्मिक, नैतिक या राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। मतलब क्या हुआ? मतलब बस इतना है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य पैसे कमाना ना हो, बल्कि उसका उद्देश्य जो है सो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ हो, या धार्मिकता से जुड़ा हुआ, या नैतिकता से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। एग्जाम्पल मैंने लिया है अपने बच्चों को पढ़ाना या किसी बूढ़े को सड़क पार कराना। ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? गैर आर्थिक क्रिया। हम लोग एक बार शुरू से बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। फिर हम लोगों ने 3 समस्याओं की बात की कि और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। फिर हम लोगों ने बात किया उत्पादन कैसे करें। फिर हम लोगों ने बात किया उत्पादन किसके लिए किया जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने बात किया आर्थिक क्रिया के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया गैर आर्थिक क्रिया के बारे में। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करें। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, इस समस्या का वर्णन करें। या उत्पादन कैसे करें, इस समस्या का वर्णन करें। उत्पादन किसके लिए किया जाए, इस समस्या का वर्णन करें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है सो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है। मैंने इसे जो है सो ब्रॉड वे में जो है सो अच्छे से बतलाया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।